हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना एचपीएससी का केमिस्ट्री का पेपर जो हमारे पास 2023 में हुआ था। तो एचपीएससी का हम पेपर डिस्कस करेंगे 2023 का, जो हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, ठीक है, आपको पता है 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 85 प्लस क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड ही थे। तो अगर आपको स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एमएससी केमिस्ट्री होगी, और आपका जो एचटेट पीजीटी का एग्ज़ाम है वो क्या होगा, क्लियर होगा। जो भी आपका एचटेट पीजीटी का एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा, और आप अभी जो एग्ज़ाम है एचपीएससी उसके लिए क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। तो देखो एग्ज़ाम का अगर हम लेवल देखें तो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हाई नहीं होता। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल नियर अबाउट 11-12 होता है, बट 11-12 का ये मीनिंग नहीं है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी भी यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो एक बात ध्यान रखनी है आपने, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी भी करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो बियॉन्ड एनसीईआरटी आपको जाना पड़ेगा, बियॉन्ड एनसीईआरटी। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स आपको ग्रेजुएशन लेवल तक भी टच करने पड़ेंगे। ठीक है, सम टॉपिक्स के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कुछ टॉपिक्स के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल को भी देखना पड़ेगा। तो देखो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इस सीरीज़ में हम एचपीएससी स्क्रीनिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, डिटेल में स्टडी करने का क्या मीनिंग है, हम उसका जस्ट सोल्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे डिटेल में और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो प्रॉपरली हम आप लोग को क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है, प्रॉपरली कंटेंट देंगे। अगर आप ये पुराने क्वेश्चंस करते हो, एचटेट पीजीटी के क्वेश्चन लगा लेते हो पुराने सारे, एचटेट पीजीटी के सारे प्रीवियस लगा लेते हो, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगा लेते हो। ठीक है ना, एक अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज लगा लेते हो। ठीक है, जो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी बहुत ही कम फीस पे। ठीक है ना, बहुत ही कम फीस पे आपको क्वालिटी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिससे आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हो। बस आपको करना क्या है, सिंपली ऐप डाउनलोड करनी है, केमिस्ट्री A to Z। तो आपको केमिस्ट्री A to Z ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, तो आपको पता होगा वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज अमाउंट से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, अमाउंट के ऊपर। कैसे अमाउंट के ऊपर, जैसे देखो मेरे पास मास है, सपोज एक कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर का मास क्या है, m है। उस कंटेनर का मास कितना है, m है। अगर मैं इस कंटेनर को हाफ कर दूंगा तो मास भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। सबको पता है इसका मास भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट अगर हम देखें मोल्स को, मोल्स अगर सपोज करो इस कंटेनर के n है, तो अगर मैं हाफ करूंगा तो n/2 हो जाएंगे, इसके भी कितने हो जाएंगे, n/2 हो जाएंगे। क्लियर, मोल्स। तो इट मीन्स कि जो मोल्स है, मास है, ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट अगर हम बात करें टेम्परेचर की, आपने सपोज करो ये रॉड ले ली, रॉड का टेम्परेचर है आपके पास सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस। आपने रॉड को आधा कर दिया, रॉड को क्या कर दिया, आधा। तो क्या इस आधे रॉड का टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। तो टेम्परेचर किस तरह की प्रॉपर्टी हो गया हमारे पास, टेम्परेचर हो गया हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर क्या हो गया हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो मास हो गया, मोल्स हो गए, ये सभी क्या होती है हमारे पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो देखो अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। चाहे आप थोड़ा सा हनी ले लो चाहे ज़्यादा हनी ले लो, उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसका सरफेस टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये सभी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो सभी की सभी हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो जितने भी लिस्ट में दी हुई हैं स्टूडेंट्स,
वो सभी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था HPSC PGT में 2023 के अंदर, उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब अगर हम बैच में पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं, तो इतनी थ्योरी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए थी इसके रिगार्डिंग। तो क्या क्या थ्योरी आपको पता होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, जैसे मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी है, सरफेस एरिया, ये सभी क्या होती है हमारे पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर आपको इंटेंसिव पता होनी चाहिए थी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल देखो, प्रेशर, ठीक है, देखो जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है ना, प्रेशर, यही पूछी गई थी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, EMF, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, उसके अलावा स्पेसिफिक हीट, किसी भी वर्ड के आगे स्पेसिफिक लग जाए वो क्या होती है, इंटेंसिव। तो अगर आप प्रॉपरली नोट्स पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, तो आपके क्वेश्चन होने ही है। तो ये सभी क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो NCERT में इतना डिटेल में नहीं दिया होता, बट अगर आप प्रॉपरली एक नोट्स को या किसी अच्छी बुक को रेफर करोगे, तब आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई थिंक आपको प्रॉपर नॉलेज भी मिल चुकी है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और क्वेश्चन क्या था वो आपको क्लियर हो चुका है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, जो हमारे पास वूटाजाइट है, ठीक है ना, आपको पता है जिंक ब्लेंड होता है, ZNS, ठीक है, ZNS जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको। दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक होती है इसकी जिंक ब्लेंड और एक होती है हमारे पास वूटाजाइट। एक कौन सी फॉर्म होती है, वूटाजाइट बोल देते हैं इसको। तो इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, इनके क्या पढ़ाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स। और जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, जैसे 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका आता है, NaCl के स्ट्रक्चर में आता है। 8:8 किस में आता है, सीजियम क्लोराइड में आता है। 8:8 किस में आता है, सीजियम क्लोराइड में आता है। उसके अलावा 4:4 किस में आता है, ZNS में आता है। ZNS में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, 4:4 का। तो ये सब कहाँ पे आता है, जब आपने सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट। सॉलिड स्टेट में हम क्या पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं। तो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ये सब क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4:4। क्लियर है? तो देखो ये डिटेल है, जैसे अभी वैसे मैं आपको सारे स्ट्रक्चर बता सकता था, बट क्योंकि अभी ZNS का पूछा गया है, तो ZNS की जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है इस स्लाइड से कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्लियरली कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक का कितना होता है, +4, S-2 का कितना होता है, 4। तो रेशियो क्या आ जाएगी, 4:4। यही आपसे क्या पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सेकंड क्वेश्चन भी इजी है जो स्टूडेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और पूछा है कौन सा रूल यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो 1s2, 2s2, 2p4। तो मुझे तो यहाँ पे कोई भी रूल वायलेट होता नहीं दिख रहा। ठीक है, हुंड्स रूल क्या बोलता है, पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। हुंड्स रूल क्या बोलता है कि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं करनी जब तक हर एक ऑर्बिटल में क्या आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन। पॉली एक्सक्लूजन क्या प्रिंसिपल क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उसके अलावा एक होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। चलो मैं तीनों की डिटेल बता ही देता हूँ। पहले देखो ऑफ बाउ का क्या मतलब होता है। ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है पहली बात तो। ऑफ बाउ का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, बिल्डिंग अप। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने यही बोला था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला था बाउ ने कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब सबसे पहले छोटे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होगी, जैसे सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, इस ऑर्डर में हम क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। दूसरा है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना। चारों किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो इसका जो कंक्लूजन निकला था, कंक्लूजन क्या निकला था हमारे पास कि एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद द अपोजिट स्पिन, ठीक है ना।
मतलब ये वाली वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। तो ये कौन सा रूल था हमारे पास, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड रूल जो हमें पता होना चाहिए दैट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो उसने क्या बोला था कि हमने तब तक पेयरिंग करनी, जैसे देखो 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं 1 2 3। अब कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं ना 1 2 यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट कर दी, तो ये रूल वॉलेट हो जाएगा। हमने पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं करनी स्टूडेंट्स जब तक हर ऑर्बिटल में एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये कौन सा रूल था हमारे पास, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसमें क्या बोलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स इन सबशेल सच अ वे maximum number of unpaired electron with parallel spin in a subshell pairing of electron will not start until unless the orbital contain 1 electron है। मतलब पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। क्लियर, तो बस यही रूल थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, उसने अगर 2p4 का डायग्राम बना के देता तो हम सोच सकते थे कि कौन सा रूल वॉयलेट होएगा। अब 2p4 को तो हम ऐसे भर देंगे, तो यहाँ पे तो कोई रूल वॉयलेट हो ही नहीं रहा। क्लियर है, तो इन तीनों में से कोई भी रूल वॉयलेट नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाना था हमारे पास नन ऑफ द रूल इज वॉयलेटेड। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है क्लोरोफिल के अंदर कौन सा हमारे पास जो मेटल है वो प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको 3 कंपाउंड से याद करवाऊंगा, 3 कंपाउंड से याद करवाऊंगा, वो आपको याद करने हैं। एक तो आपको याद करना है क्लोरोफिल, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। एक तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल, एक आपको ध्यान रखना है विटामिन B12, एक आपसे पूछा जाएगा विटामिन B12, और एक आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन। जब ब्लड जा हीमोग्लोबिन, ब्लड का एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। तो देखो क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है हमारे पास, तो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होती है मैग्नीशियम मेटल। कौन सी मेटल प्रेजेंट होगी, मैग्नीशियम। विटामिन B12 के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होगी, कोबाल्ट। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होगी, आयरन। बस ये 3 कंपाउंड याद कर लो, इनमें से ही डायरेक्ट आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एक तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल, एक विटामिन B12 और एक हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपसे पूछा गया द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। सेल कांस्टेंट होता है हमारे पास जी, ठीक है, और जी को हम डिफाइन करते हैं लेंथ ओवर एरिया। जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेंथ ओवर एरिया। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी L/A, मतलब लेंथ की यूनिट अगर सेंटीमीटर माने, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। सेल कांस्टेंट की क्या यूनिट आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद देखो XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको पूछा गया XeF2, ठीक है ना। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए स्टूडेंट्स जीनोन डाइफ्लोराइड का, तो जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 + 2 के साथ में फ्लोरीन डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये नंबर कितना आएगा, ये नंबर आ जाएगा 5। 5 का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3b। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर आया, तो 5 का मतलब क्या है, उसमें से 2 तो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, फ्लोरीन के साथ 2 तो बॉन्ड्स हैं, तो 3 क्या हो जाएंगे लोन पेयर, और 2 क्या हो जाएंगे हमारे पास बॉन्ड पेयर्स। तो यहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी बन जाएगी स्टूडेंट्स, जीनोन। 3 यहाँ पे हमने क्या लगाने हैं, लोन पेयर्स, और 2 क्या है हमारे पास फ्लोरीन। 2 क्या है, फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। तो शेप कौन सी बन जाएगी, लीनियर। शेप कौन सी बन जाएगी हमारे पास, लीनियर शेप बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो ICl2-, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, प्लस क्लोरीन के पास 2, नेगेटिव चार्ज है तो एक ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 2। तो ये नंबर कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा। 5 आने का मतलब क्या है, 2 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये सेम ही शेप बन जाएगी ना, ICl2 माइनस की और XCF2 की, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आपने अगर पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसका बेसिक सा क्वेश्चन है नायलॉन 66। तो आपको पता है नायलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। क्या होता है, एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी और छोटा सा मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट। तो अगर आपको ध्यान हो, जो नायलॉन 66 होता है वो किससे मिलके बनता है, एक तो होता है एडिपिक एसिड, दूसरा होता है HMPA जिसको हम बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। दोनों यूनिट क्या होगी, डिफरेंट होगी ना, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। दोनों से क्या कर देंगे हम, पानी को बाहर कर देंगे और फाइनली क्या बन जाता है, आफ्टर कंडेंसेशन नायलॉन 66। तो इसमें देखो कंडेंसेशन तो हो रही है बट हिट्रोपॉलीमर है। हिट्रो मतलब एक से ज़्यादा यूनिट आपस में कंबाइन कर रही है, एक से ज़्यादा डिफरेंट यूनिट आपस में कंबाइन कर रही है। ठीक है, सेम यूनिट थोड़ी कंबाइन कर रही है, डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन कर रही हैं जिससे पानी निकल रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, कंडेंसेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन। तो आपको अगर पता हो DD ट्रांजिशन कब होती है, DD ट्रांजिशन तब होती है स्टूडेंट्स जब हमारे पास क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। DD ट्रांजिशन कब होती है, जब क्या प्रेजेंट होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तभी हमारे पास क्या होगी, DD ट्रांजिशन होगी ना। तो यहाँ पे अगर आप निकाल पा रहे हो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज करो X है प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी मैंगनीज की +7। तो मैंगनीज +7 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे D0 कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। मैंगनीज +7 का क्या मतलब होता है, D0 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन ही है, तो DD ट्रांजिशन कहाँ से होगा, यहाँ पे आप निकालना क्रोमियम +6 में आ जाएगा। क्रोमियम क्या आ जाएगा, +6 में, मतलब वो ये भी क्या हो जाएगा, D0 सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या नहीं ऑब्जर्व होगी, कोई DD ट्रांजिशन ऑब्जर्व नहीं होगी। उसके बाद Fe+3 स्टूडेंट्स, Fe+3 में क्या होता है, हमारे पास 3D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। आप निकाल के देख लेना क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, 3D5। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो कौन सी ट्रांजिशन देखने को मिलेगी, DD ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। कौन सी ट्रांजिशन देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, DD ट्रांजिशन देखने को हमें मिलेगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम जिंक प्लस की बात करें, देखो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s2। तो जिंक +2 की क्या बन जाएगी, 3D10। मतलब यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास DD ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, DD ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स वो हैं जो आपसे ऑलरेडी पूछे गए हैं। अब और क्या क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं तो आपको बता देता हूँ। आपसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, आपसे पूछेंगे KMnO4 का कलर। ठीक है, KMnO4 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोटाशियम परमैंगनेट। सभी को पता है क्या बोलते हैं इसको, पोटाशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो इसमें देखो MnO4 माइनस है, K+ एंड MnO4 माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर। ठीक है, सभी ने यूज़ किया है, ठीक है ना, एज इंडिकेटर यूज़ होता है हमारे पास ड्यूरिंग टाइट्रेशंस। अब इसका कलर देखो किसकी वजह से आता है, यहाँ पे Mn की स्टेट में +7 स्टेट में दिख रहा है सभी को, तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब DD ट्रांजिशन तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। DD ट्रांजिशन तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है LMCT। तो यहाँ पे KMnO4 के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, LMCT। तो LMCT क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो LMCT क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है डिटेल में तो आप थ्योरी में पढ़ सकते हो इसको,
बट फिर भी जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन बनता है वो होता है हमारे पास K2Cr2O7 का ही पूछ सकते हैं, ठीक है, और किसका पूछ सकते हैं, K2Cr2O7 का भी, ठीक है, वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। जो हमारे पास K2Cr2O7, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा Cr2O7-2, इसको हम बोलते हैं क्या, डाइक्रोमेट, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। तो जो इसका कलर होता है हमारे पास वो होता है ऑरेंज, इसका भी कलर आपको ध्यान रखना है, कौन सा कलर होता है स्टूडेंट्स, ऑरेंज कलर होता है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो आपको पता है पहले लॉ तो किसकी बेस था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो सेकंड लॉ था हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स का, दैट इज रिलेटेड विद द एंट्रोपी, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ ने क्या बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आप प्रॉपर नोट्स फॉलो करते हो, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल चेंज, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन बताएगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो उसने किसकी हेल्प से बताया था, विद द स्टेट फंक्शन कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की शुरुआत कहाँ से हुई थी स्टूडेंट्स, विद द सेकंड लॉ। वहाँ पे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज दी हीट एक्सचेंज, मतलब थोड़ा बहुत जो स्मॉल हीट एक्सचेंज है रिवर्सिबली डिवाइड बाय टेम्परेचर। जो ये वाले फॉर्मूला भी हम क्लासेस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखो, इंडिकेटर यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विद फेरस सल्फेट। तो आपको पता है KMnO4 जब हम ले रहे हैं तो हमें अलग से कोई इंडिकेटर लेने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज KMnO4 सफिशिएंटली एक खुद इंडिकेटर होता है। KMnO4 क्या होता है, एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। तो हमें बाहर से फिनॉप्सिलीन, मिथाइल, ऑरेंज या स्टार्च जैसे इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको पता है कि KMnO4 पर्पल कलर का होता है, और जैसे ही एंड पॉइंट आता है तो किस कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। सभी ने पढ़ा है बचपन से। तो KMnO4 के लिए हमें स्पेशली कोई इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर की तरह क्या करता है, काम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आपको पता है जो आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए तो हमें कोई रिएक्शन नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस टेक्निक को नहीं यूज़ कर सकते। पेयर ऑफ इनएंशियोमर, इनएंशियोमर के पेयर्स में भी ना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होता है, सेम। तो उनको भी नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बट जो पेयर होता है डायस्टीरोमर्स का, डायस्टीरोमर्स को हम उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो इसलिए उनको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पैकिंग के ऊपर। पैकिंग जितनी कॉम्पैक्ट होगी, मतलब जितना स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जितना स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आप देखो डेकेन, इस तरह का स्ट्रक्चर है डेकेन। तो 10 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद 2,2 ब्यूटेन, 4 कार्बन, 2,2 3,3, इस तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। उसके बाद पेंटेन 1 2 3 4 5, ठीक है, 2,2,3, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर भी कॉम्पैक्ट कम ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 पे क्या है, मिथाइल। तो ये भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने थ्योरी दे रखी है आपको, मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। उसके बाद देखो, हमने 1 ब्यूटानॉल को कन्वर्ट करना है 1 क्लोरोब्यूटेन में। तो आपको पता है 1 ब्यूटानॉल तो ये होगा 1 2 3 4, इसको कन्वर्ट करना है हमने 1 क्लोरोब्यूटेन में। तो OH की जगह क्या लगाना है, Cl लगाना है। सबसे बेस्ट मेथड होता है SOCl2 का। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, SOCl2, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं।
कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस। उसके बाद PCl3 भी यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, HCl को भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर 1 डिग्री होता है तो इसकी जगह हम HCl प्लस ZnCl2 प्रेफर करते हैं, बट चलो HCl भी यूज़ कर सकते हैं। बट किसको नहीं यूज़ कर सकते, CCl4 को। CCl4 को हम यूज़ नहीं कर सकते, ऑल्दो HCl को भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, HCl को ZnCl2 की प्रेजेंस में यूज़ करते हैं, बट फिर भी CCl4 को तो कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको कमेंट में बताना है HCl प्लस ZnCl को कौन सा रिएजेंट बोलते हैं। फेमस एक रिएजेंट होता है, बताना है आपको इसको कौन सा रिएजेंट हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स इज पिरिडीन। ठीक है, तो आपसे पिरिडीन का स्ट्रक्चर पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाले स्ट्रक्चर को हम पढ़ाते हैं क्लास में, ये होता है पाइपरिडीन। तो हम क्या बोलते हैं, पाइपरिडीन। इसको हम बोलते हैं पायरोल, तो क्या बोलते हैं, पायरोल। इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। तो बस उसने पिरिडीन का स्ट्रक्चर पूछ लिया स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सभी बच्चों को पता होगा कि म्यूटा रोटेशन कौन शो करता है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेंगे, आपसे पूछते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताओ। ठीक है, कौन सा कंपाउंड म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, कौन टॉलन टेस्ट नहीं देता, फेलिंग टेस्ट नहीं देता, तो वहां पे आंसर आपका आना चाहिए सुक्रोज। कौन सा आंसर आना चाहिए, सुक्रोज। मतलब सुक्रोज वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपसे नॉन रिड्यूसिंग पूछ लेंगे, कौन म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। ठीक है, तो वहां पे आंसर आ जाएगा हमारा सुक्रोज। देखो म्यूटा रोटेशन क्या होती है सारा एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद देखो, जब भी हम यूवी स्टडी कर रहे हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको पता है कौन सी स्टडी करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब होता है हम IR पढ़ रहे हैं। ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है हम माइक्रोवेव रीजन में पढ़ रहे हैं। कौन से रीजन में, माइक्रोवेव में। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं NMR को। इसको पढ़ते हैं NMR को, और वहां पे कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं हम, रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन स्टडी कर रहे हैं तब उसका मीनिंग होता है यूवी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसंट्रेटेड और इन लिमिटेड सप्लाई। देखो अगर एक्सेस ऑफ सप्लाई में कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्ट कर दिया ना एक्सेस ऑफ सप्लाई में। बट अगर हम लिमिटेड सप्लाई यूज कर रहे हैं एयर की तो उसको हम बोलते हैं क्या, कैल्सिनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। आपको सुना होगा ना 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, 24 कैरेट का मतलब क्या होता है कि पूरा 100% क्या है हमारे पास, गोल्ड है। मतलब उसमें कोई भी और मेटल कॉपर वगैरह नहीं मिलाया गया। ठीक है, प्योरली क्या है हमारे पास 100% गोल्ड है। अगर आपने सुना हो 24 गोल्ड, तो अगर आपको 18 कैरेट बोल दिया तो इसका मतलब कितने परसेंट, मतलब 6 यूनिट्स का कुछ और मिलाया गया है, कोई और मेटल कॉपर वगैरह मिला दिया गया है, तो कितने परसेंट होगा गोल्ड, 100 इंटू 18 बाई 24, 18, चौका 24। ठीक है, ये 25 पे कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 75%। तो यहाँ पे कितने परसेंट गोल्ड होगा स्टूडेंट्स 18 कैरेट गोल्ड में, तो वो हो जाएगा 75%। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक हमने पहले 20 क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन भी हम इसी सीरीज में आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो वो हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें, बिकॉज पूरे इंडिया में सबसे सस्ते कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। केमिस्ट्री A to Z ऐप को डाउनलोड करना है, तो PGT एग्जाम के लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। PGT एग्जाम के लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और सबसे ज़्यादा मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे, इस प्राइस पे स्टूडेंट्स, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जितने भी इंडिया लेवल के एग्जाम्स हैं PGT TGT, सबके क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज में क्या है, इंक्लूडेड है। और सभी टेस्ट के आपको क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियो सोल्यूशन। तो इसलिए आप अगर इस एग्ज़ाम को सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए, ऐप के अंदर टेस्ट लगाइए, और क्वालिटी टेस्ट सीरीज को बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? बस आपको करना क्या है,
इस ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 8437068169 पे। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सो डैट जो भी आपको वीडियोस हैं एग्जाम के रिलेटेड इसी चैनल पे मिलते रहे। और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।